Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Asma Nazir. Welcome back to my channel. Today we will discuss about the next topic of biological science, in which we discuss the remaining cell organelles like vacuoles and furthermore. So the first is the ribosome. Ribosome is discovered by the Pallet 1965. ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे पैलेट जिन्होंने 1965 में राइबोसोम को डिस्कवर किया था और उन्होंने ये बताया था कि राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली मतलब इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, जैसे हमने तमाम पिछले ऑर्गन जो पढ़े उनमें कुछ जो थे वो बायलेयर्ड उनकी मेम्ब्रेन थी, कुछ में सेल मेम्ब्रेन थी और कुछ में जो है वो हमने काफ़ी सारी उनकी जैसे सेल वॉल है उसकी अलग लेयर्स हमने पढ़ी थी। लेकिन ये जो है इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, और ये प्रेजेंट होती है दोनों में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी। प्रो वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, एक जो है वो स्मॉल होती है और दूसरी जो है वो लार्ज होती है। स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। अब ये जो दोनों सब यूनिट्स होती हैं ये बनी हुई होती हैं प्रोटीन एंड आरएनए से। ठीक है, प्रोटीन और आरएनए, आरएनए कहते हैं राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन को, और ये प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। अब इसके अलावा अगर हम काम की बात करें तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये एक लार्ज प्रोटीन होती है और सॉरी सब यूनिट होती है और ये स्मॉल सब यूनिट होती है, स्मॉल एंड लार्ज। तो जब ये दोनों ये सब यूनिट इस तरह पड़ी हुई होती हैं और डीएनए जब एक्टिव होता है, डीएनए एक्टिव कब होगा, क्योंकि डीएनए के पास मौजूद होते हैं जीन्स, और जीन का काम होता है सारे प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना बाय द हेल्प ऑफ कोड भेजकर। ठीक है, तो जैसे ही जीन को पता चलता है या डीएनए को पता चलता है कि किसी भी बॉडी के किसी हिस्से पर इस प्रोटीन की ज़रूरत है, तो ये जीन जो है वो उस प्रोटीन का कोड बनाएगा, कोड बनाकर उसको ट्रांसफ़र करता है मैसेंजर आरएनए से, यानी मैसेज लेकर जाने वाला आरएनए। वो उस कोडिंग को लेकर जाएगा और इस तरह करके इसके मतलब मैं एक अलग कलर से बना देती हूँ इसको, लाइक दिस, ऐसे ये कोडिंग बनती है। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए होता है जो कि मैसेज को लेकर जाता है, उस कोडिंग को लेकर जाता है और जाकर राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स में से ऐसे गुजरता है, और जैसे ही यहाँ से पास होता है तो राइबोसोम की जो यूनिट्स होती हैं वो उस कोडिंग को रीड आउट करके उसमें जो प्रोटीन बनानी है वो बना देती हैं। सो राइबोसोम का ये काम होता है। अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम की बात करूँ, यहाँ ये जो आप अभी डायग्राम देख रहे हैं तो ये एक राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स मैंने सॉरी 2 स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं जिसमें दोनों सब यूनिट्स हैं, लार्ज भी और स्मॉल भी। उनमें से एक मैसेंजर आरएनए इस तरह करके पास हो रहा है और ऊपर देखिए डॉटेड लाइन में मैंने एक प्रोटीन शो की है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन जो है वो बहुत से अमाइनो एसिड से बनी होती है। यानी ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है। एक तरह जैसे तस्बीह होती है, बीट्स होते हैं तस्बीह के, उसी तरह अमाइनो एसिड के बीट्स मिलकर एक प्रोटीन तैयार कर देते हैं। तो ये सारा काम होता है हमारे पास राइबोसोम का। अब इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आगे क्या लिखा हुआ है कि मैसेज इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए ट्रांसफ़र इनटू द राइबोसोम एंड राइबोसोम रीड दिस मैसेज एंड मेकिंग अ प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अब इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा कलरफुल वे में भी इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ ताकि जो क्लैरिटी नहीं अगर हुई तो वो भी हो जाए। जी, ये जो आप लोगों के सामने एक पिक्चर मैंने दिखाई है, आई होप कि सबको क्लियर होगी। ये एक राइबोसोम है जिसकी ये देखेंगे लार्ज सब यूनिट है और ये जो नीचे है ये स्मॉल सब यूनिट है। अब इसमें ये जो कलरफुल आप लोगों को दिख रहा है ये कोडिंग है। ठीक है, जो हमारे जीन जो हैं, जो डीएनए में मौजूद होते हैं जीन, वो इस प्रोटीन की कोडिंग भेजते हैं मैसेंजर आरएनए के थ्रू, और मैसेंजर आरएनए इस तरह करके इसमें से जैसे ही पास होता है तो ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जो है वो इसको रीड आउट करती हैं और इसकी तरह की प्रोटीन जो है वो यहाँ से बनाकर हमें मतलब हमें नहीं बल्कि गोल्गाई बॉडी को दे देती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में मौजूद होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक, कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ये राइबोसोम मौजूद होते हैं।
और वहाँ पर ही ये रीड आउट करते हैं मैसेंजर आरएनए के मैसेज को, और फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ, गोल्गी एपरेटस में। ठीक है, तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया राइबोसोम के बारे में। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली। चलिए, अब हमारे जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है हमारे पास वैक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैक्यूल होता क्या है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट सेल जो है, हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है जिसका काम होता है कि प्लांट सेल जो फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपको पता है कि प्लांट सेल ही ऐसे सेल होते हैं जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये वैक्यूल मौजूद होता है ताकि वो फूड को स्टोर करता जाए। तो इसका लिखा हुआ है यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन, वो भी हम पढ़ लेते हैं कि इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर से हट के यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि सेंटर में ये वैक्यूल होता है और इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है जो कि न्यूक्लियस को थोड़ा सा साइड पर कर देता है। अच्छा जी, इनर लोकेशन इसकी कहलाती है सेल सेप, यानी इसका जो इनर पार्ट होता है सारा वो सेल सेप कहलाता है। टोनोप्लास्ट सेपरेट द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी जो टोनोप्लास्ट एक ऐसी लेयर होती है जो कि साइटोप्लाज्म से, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उससे वैक्यूल को सेपरेट करता है। वो मैं आगे आपको एक क्लियर डायग्राम से समझा दूँगी, अभी हम डिस्कस करेंगे उसे भी। वाटर कंसनट्रेशन इज़ हाई, ठीक है, इसमें वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। एंड मेंटेन द सेल शेप, ये जो है वैक्यूल, ये इसका काम होता है कि ये सेल की शेप को मेंटेन करे। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं। अब मैं चलती हूँ आपको ज़रा आगे, बहुत से जो डिफरेंट हमारे ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल फंजाई है, तो फंजाई के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि वन और मोर देन वन वैक्यूल आर प्रेजेंट। फंगल सेल्स जो होते हैं उनमें एक से ज़्यादा वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। साइज़ इज़ लेस देन प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल्स के मुकाबले में उनका साइज़ जो है वो कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता जितना प्लांट सेल में होता है। इसके अलावा स्टोर अमाइनो एसिड, इनका काम होता है अमाइनो एसिड स्टोर करना, हेल्प इन द रेगुलेशन एंड आल्सो मेंटेन दी होम्योस्टेसिस इन द सेल पीएच, यानी सेल की जो पीएच होती है फंगल सेल्स में, उनकी फंगल सेल्स की जो पीएच होती है उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, बैलेंस करने को। ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम भी वैक्यूल का होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अनदर वैक्यूल है जो कि एनिमल वैक्यूल है, यानी एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल मौजूद होता है वो क्या है, साइज़ वेरी लो होता है, यानी बहुत छोटा सा होता है। आप लोगों ने देखा होगा एनिमल सेल जो हमने ड्रॉ किया था उसमें न्यूक्लियस बिल्कुल मिड में था, ठीक है, और जो वैक्यूल था वो बिल्कुल साइड पर छोटा सा। इसी तरह उल्टा प्लांट में होता है कि प्लांट में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है सेंटर में और न्यूक्लियस साइड पर होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो वैक्यूल है वो एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है और एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है। वो अब हम आगे इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता क्या है। सिंपली आप ये समझ लें कि सेल की सेक्रीशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर सेक्रीट करने में। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल से पढ़ने की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को वैक्यूल की एक डायग्राम दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को क्लैरिटी। जी, ये डायग्राम जो मैंने आप लोगों के सामने निकाली है ये प्लांट सेल की है, और आपको पता है प्लांट सेल में ही वैक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा होता है। तो वैक्यूल में ये जो सेंटर का आपको दिख रहा है, ये इतना बड़ा, ये सारा वैक्यूल है। ठीक है, वैक्यूल की ये जो आउटर लेयर होती है इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को पिक्चर में बता दूंगी। तो ये है टोनोप्लास्ट। इस टोनोप्लास्ट का काम होता है कि ये जो बाहर का साइटोप्लाज्म है, जो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, इस साइटोप्लाज्म को, वैक्यूल को इस साइटोप्लाज्म से सेपरेट करना। ठीक है, और वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सारा वाटर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब इसके बाद हम चलते हैं, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यानी ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और नॉट इन प्लांट सेल, यानी ये प्लांट सेल के अंदर नहीं होते। हैविंग 9
ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और ईच माइक्रोट्यूब्यूल कंटेन 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास मज़ीद 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। प्रेजेंट इन द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में ये प्रेजेंट होता है। मूव टूवर्ड ऑपोजिट पोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के वक्त ये ऑपोजिट पोल पर मूव कर जाता है। मेकिंग स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन माइटोसिस एंड प्रोवाइड इंटीग्रिटी। अब इनको हम थोड़ा सा डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ तो कि सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में होता है, प्लांट में नहीं होता। इनमें कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर मज़ीद बहुत सी 3-4 माइक्रोट्यूब्यूल्स और पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये जो है सेंट्रोसोम में होता है और सेल डिवीज़न के वक्त ये खुलना शुरू होता है और एक तरह के स्पिंडल बना देता है। तो डायग्राम की मदद से हम अब देखते हैं कि ये किस तरह दिखता है। जी, इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया है, जैसे आप अगर इस पे गौर करें तो ये है आपका सेंट्रोसोम, ठीक है। सेल के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि जिसके अंदर देखिए काफ़ी सारे जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं लाइक दिस। ये आप लोगों को बाहर निकाल कर भी दिखाएं, इनको कहा जाता है सेंट्रियोल। और ये जो एक माइक्रोट्यूब्यूल होता है इस तरह से, इसके अंदर मज़ीद 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स इसी तरह मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होंगे, जो कि अगर इसको जूम अप किया जाए तो आपको आई थिंक इसमें भी क्लियर दिख रहा होगा। ये देखें, आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यानी एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर इस तरह से 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अब इनका काम क्या होता है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ही ये रैप्चर होता है सेंट्रोसोम की रैप्चरिंग की वजह से ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये सारे बाहर निकल आते हैं। और अगर सेल डिवीज़न की बात की जाए तो ये एक पूरा एक सेल है और सेल डिवीज़न यानी माइटोसिस और मियोसिस की बात हो रही है। तो इसमें ये जो 2 पोल्स हैं ये बताया हुआ है सेंट्रोसोम, और इस सेंट्रोसोम के अंदर मौजूद होते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि जैसे ही ये सेंट्रोसोम रैप्चर होता है, जैसे ही सेल डिवीज़न होने लगती है, तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये इस तरह से धागे नुमा शेप में यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाकर क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। यानी हर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो निकल कर एक स्पिंडल धागा बन जाएगा, ठीक है, और जाकर क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है और क्रोमोसोम को अलहदा करना, उसके क्रोमेटिड्स को अलहदा करना शुरू कर देता है। और ये आपने माइटोसिस मियोसिस में पढ़ा ही होगा। तो ये है सेंट्रियोल और इनका काम होता है सेल डिवीज़न में हेल्प आउट करना क्रोमोसोम की डिवीज़न में। Now after the centriole we will discuss about the mitochondria। तो माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम है एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। उन्होंने 1857 में इसको डिस्कवर किया था। और इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है कि बायोब्लास्ट, ठीक है, यानी ज़िंदगी का एक ब्लास्ट कहा जाता है, जिसे जैसे लाइफ जर्म भी कहते हैं, और एलिमेंट्री ऑर्गन, यानी पहले इसको जो एक साइंटिस्ट है रिचर्ड आल्टमा, उन्होंने ये भी कहा कंसिडर किया था कि ये एक बायोब्लास्ट है यानी लाइफ जर्म्स है या फिर एलिमेंट्री ऑर्गेनिज्म है। और उन्होंने फिर 1894 में इसको कंसिडर कर दिया था कि ये अब एक ऑर्गेनली है और ये सेल का मेजर ऑर्गेनली है, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है। वॉज कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा इन 1898। यानी पहले जो थे वो साइंटिस्ट यही कहते थे कि ये जो है वो एक लाइफ जर्म है या फिर एक एलिमेंट्री ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर बाद में 1898 में ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक बायोब्लास्ट नहीं बल्कि एक ऑर्गेनली है, सेल ऑर्गेनली है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ इसमें है, अगर हम स्ट्रक्चर की इसकी बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी ये भी बायलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है।
इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो मेडअप होती है ग्लाइकोप्रोटीन से, जो हमने पीछे सेल मेम्ब्रेन में जैसी ग्लाइकोप्रोटीन्स पढ़ी वैसी ही ग्लाइकोप्रोटीन्स इसमें भी मौजूद होती हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो उसकी फोल्डेड होती है। फोल्डेड मीन कि उसमें काफ़ी सारे फोल्ड्स मौजूद होते हैं। लाइक अगर मैं आपको फोल्ड यहाँ पर बना कर दिखा दूँ इस तरह करके, जो हमने वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो थोड़े से चेंज थे, लेकिन इस तरह के फोल्ड जो हैं वो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं और इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और उस ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी कहा जाता है। इसके अलावा स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ऐसी बात है जो आउटर लेयर है और जो इसकी इनर लेयर है यानी क्रिस्टी है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, ये मैं एक अलग कलर से आपको शो करके दिखाती हूँ। ये जो स्पेस आप लोगों को दिख रहा है क्रिस्टी और हमारी जो आउटर लेयर है उसके बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स नहीं कहते, उसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अब उसके बाद एक और स्पेस की बात हो रही है, स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी अब जो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको स्पेस दिख रहा है, मैं नेक्स्ट किसी कलर से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये जो अंदर स्पेसेस हैं, ठीक है, ये स्पेसेस कहलाते हैं मैट्रिक्स। यानी इनर मेम्ब्रेन के खुद के इटसेल्फ जो अंदर उसके स्पेस है वो कहलाते हैं मैट्रिक्स, और जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। और इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि जो मैट्रिक्स होता है वो जेल लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, जिसके अंदर आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा contain DNA, that's why it is self replication. This is very most important point, सेल्फ रेप्लिकेशन। यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ख़ुद को रेप्लिकेट करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। इसमें ये जो क्रिस्टी बने होते हैं इनके अंदर होता है डीएनए, और डीएनए जिस ऑर्गन के पास होगा वो सेल्फ रेप्लिकेट करेगा। और जब माइटोकॉन्ड्रिया को, यही वजह है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया को किसी बॉडी से बाहर निकाल कर, सेल से बाहर निकाल कर भी रख दिया जाए तो वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर कर ख़ुद को ज़िंदा रख सकता है। तो इसीलिए ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आल्सो सिंथेसाइज देयर प्रोटीन, यानी उसकी प्रोटीन भी खुद सिंथेसिस हो जाती है क्योंकि उसके पास डीएनए मौजूद है, जीन मौजूद है जो कि प्रोटीन की कोडिंग देगा। राइबोसोम ऑलरेडी इसमें है। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम पावर हाउस कहते हैं, यानी जनरेट एटीपी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरी एनर्जी की जो एटीपी है उसको अपने पास जनरेट करके रखता है। किस तरह? जब हम कोई चीज़ खाते हैं, फूड खाते हैं, और वो हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज़ की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब उस ग्लूकोज़ से हमें एनर्जी लेनी है तो हम कैसे लेंगे? उस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे ली जाती है? जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते वक्त जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है वो जाकर उस ग्लूकोज को तोड़ती है, और तोड़ने के बाद हमारे पास 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं, 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, और ये बन रहे होते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये कौन से हिस्से में होता है? क्रिस्टी में ये अमल हो रहा होता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो इन्हें याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये पावर हाउस कहलाता है और इसके पास अपना डीएनए होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट आगे चलें तो उन्होंने ये भी बताया है कि ये हेल्प, अब इसका फंक्शन और क्या है कि ये हेल्प करता है सेल्यूलर रिस्पायरेशन में। जो मैंने अभी आपको बताया, सेल्यूलर रिस्पायरेशन क्या होती है? सेल्स के अंदर जो रिस्पायरेशन हो जाती है ड्यू टू द ऑक्सीजन की प्रेजेंस पर, तो वही ये ग्लूकोज को तोड़ के ऑक्सीजन की प्रेजेंस पर वो एटीपी बनाते हैं, और ये सेल्यूलर रिस्पायरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। बाय द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इंक्रीज। उन्होंने यही कहा है कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। ड्यू टू दिस लाइसोसोम बिकम एक्टिवेटेड, यानी जब बॉडी के अंदर, अब देखें डीएनए जब मौजूद है तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद अपनी प्रोडक्शन कर रहा है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया हद से ज़्यादा बन जाएंगे, यानी हमारी बॉडी को इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन बन चुके हैं क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेट था,
यानी उसके पास एक्टिविटी थी सेल्फ रेप्लिकेट होने की। तो उस बुनियाद पर जो लाइसोसोम है, जिसका मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, जिसके अंदर बहुत से मेटाबॉलिक एंजाइम मौजूद होते हैं, केमिकल्स मौजूद होते हैं, इसका काम होता है कि उन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जाकर अटैच होना, ब्लास्ट होना और अपने केमिकल्स उनके अंदर इंसर्ट करना, जो कि उसको डिग्रेड कर देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कैन सर्वाइव आउटसाइड ऑफ द सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जी, आई होप कि आप लोगों को पिक्चर क्लियर होगी। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन इसकी होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड लिपिड की बनी होती है। जबकि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है, जो कि आप लोगों को इस तरह करके अंदर फोल्ड दिख रहे हैं। तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, ओके। और इसके अंदर अगर आपको इसमें दिख रहा हो कि इसके अंदर डीएनए भी मौजूद है, ठीक है। और हमने ये कहा कि इसके अंदर जो खाली स्पेसेस हैं वो कहलाती है मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो कहलाती है हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अलावा इसमें राइबोसोम भी है जो प्रोटीन तैयार करेंगे। इनकी इनर मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, आउटर मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, यानी सारा स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर है। आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटर होता है, पावर हाउस कहा जाता है इसे, क्योंकि ये एटीपी जनरेटर होता है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स भी जो हैं वो प्लांट और अलगल सेल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं और ये ज़्यादातर प्लांट्स में ही मौजूद होते हैं। नेसेसरी फॉर द फूड स्टोरेज एंड फूड सिंथेसिस, ये नेसेसरी होते हैं फूड स्टोरेज और फूड सिंथेसिस की वजह से। अब इनकी डिवीज़न हम देख लेते हैं कि किस तरह इनको डिवाइड किया जाता है, या इनकी सब क्लासेस होती हैं, फिर इनके आगे टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं प्लास्ट के बारे में। ये यंग इमेच्योर डेवलपिंग प्लास्टिड्स होते हैं, यानी जब डेवलप नहीं हुआ होता है, इमेच्योर प्लास्टिड होता है, तो उसको हम प्रोप्लास्ट कहते हैं। प्रोप्लास्ट को डिवाइड किया जाता है 2 स्टेजेस में, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो हमारे पास कलरलेस होता है, ठीक है, और ये रूट्स में पाया जाता है। आपको पता है कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं, ठीक है। उनका जो ब्राउन कलर होता है वो ड्यू टू द अर्थ, यानी ज़मीन की वजह से, मट्टी की वजह से होता है, सॉइल की वजह से। इसीलिए ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट में होता है टू स्टोर द फूड, उसका काम होता है फूड को स्टोर करना। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है वो होता है ग्रीन पिगमेंट, क्लोरो मीन ग्रीन और प्लास्ट मीन पिगमेंट। तो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। आपको पता है क्लोरोफिल तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जो कि प्लांट्स के लीव्स में मौजूद होता है। और लीव्स में कहाँ मौजूद होता है? स्टोमेटा के अंदर, या फिर हम क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल का काम होता है कि सन की जो वो है लाइट है उसको एब्जॉर्ब करना, क्योंकि आपको पता है प्लांट अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है, अपनी फूड की मैन्युफैक्चरिंग वो कब करते हैं? जब उन्हें सनलाइट मिलती है। बेशक उनके पास क्लोरोफिल हो, बेशक उनको पानी दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हर चीज़ हो, लेकिन जब तक उन्हें सूरज की रोशनी रिक्वायर्ड नहीं होगी तब तक वो नहीं कर पाएंगे। और सूरज की रोशनी कौन लेता है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। इसके अलावा अगर हम मज़ीद आगे डिस्कस करें कि इसमें जो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट है वो भी 3 टाइप का होता है। एक है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा है एलिडोप्लास्ट और तीसरा है इलियोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का काम होता है स्टोर स्टार्च, स्टार्च को अगर स्टोर करेगा तो वो अमाइलोप्लास्ट होगा, अगर प्रोटीन को स्टोर करेगा तो वो एलिरियोप्लास्ट होगा, और अगर फैट और ऑयल को स्टोर करेगा तो वो एलियोप्लास्ट होगा। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड टाइप है इसकी प्रोप्लास्ट की, एक तो ल्यूकोप्लास्ट थी और क्लोरोप्लास्ट थी और क्रोमोप्लास्ट थी। अब क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम ज़रा देख लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल होता है। आपको पता है प्लांट की एक जो स्ट्रक्चर है, जैसे फ्लावर एक ऐसा पार्ट होता है जो कि कलरफुल होता है, ठीक है, कभी रेड कलर होता है, कभी पिंक कलर होता है। तो ये कलर्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से इन फ्लावर्स एंड फ्रूट, ठीक है। और ये हेल्प किस में करते हैं? पॉलिनेशन में, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिनेशन जो है वो फ्लावर की ही थ्रू होती है। सो ये हमारा प्लास्टिड सा डायग्राम हम देख लेते जी। तो आप लोगों के सामने मैंने डायग्राम निकाली है जो कि प्लास्टिड्स की टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले बताऊं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, एक है, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट एंड देन ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है।
तो हमने ये पढ़ा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस पिगमेंट होता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है। इसके अलावा फिर हमने जो हमारा क्रोमोप्लास्ट था, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट था, उसकी सब डिवीज़न पढ़ी, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनियोप्लास्ट। ठीक है, जो प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो हमारे पास प्रोटीनोप्लास्ट होगा। इलियोप्लास्ट हमारे पास स्टार्च की नहीं, स्टार्च की मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो अमाइलोप्लास्ट कर रहा था। तो इस तरह ये सब टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। तो मज़ीद हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, अभी हम इसमें थोड़ा सा जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि हैविंग 2 लेयर्स, यानी इसकी 2 लेयर्स होती हैं। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए क्लोरोप्लास्ट का, तो ये भी बायलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, जो कि कलेक्टिवली हम उसको कहते हैं एनवेलप, यानी इसको एनवेलप कहा जाता है। और इसके पास जो है वो डीएनए अपना मौजूद होता है। ठीक है, ख़ुद का इसके पास डीएनए होता है, इसीलिए ये भी सेल्फ रेप्लिकेट करता है। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ आ भी सकता है कि कौन से 2 ऑर्गेनेलीज़ हैं हमारे पास सेल के जिनके पास डीएनए अपना होता है, यानी वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट है और सेकंड जो हमने पढ़ा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपने याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस। जो ये 2 ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जिनके पास अपना डीएनए मौजूद होता है और ये सेल्फ रेप्लिकेट करती हैं। देयर आर मल्टीपल सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड ग्राना। ठीक है, यहाँ पे बहुत से सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे लाइक दिस, इस तरह, इनको हम कहते हैं ग्राना। ठीक है, ये एक ग्राना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और इनका ये जो पूरा ग्रुप है ये कहलाता है ग्रानम। ठीक है, अब इसके अलावा वन सिंगल को हम कहते हैं ग्रैनम, और जो होल स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं ग्राना। इसकी आउटर लेयर भी आपको दिखाई गई है, इनर लेयर भी आपको दिखाई गई है, जो कि कलेक्टिवली कहलाती है एनवेलप। तो ग्रैनम के बारे में भी आपने पढ़ा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम ग्राना कहते हैं, लेकिन इसमें जो हाफ पार्ट होता है उसका, सॉरी ग्रानम का नहीं बल्कि जो क्लोरोप्लास्ट का हाफ पार्ट होता है जो कि जेल लाइक मटेरियल होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसके अलावा जो हमारे पास ये जो एक एक हम पढ़ रहे थे, ग्रैनम के अंदर जो एक एक कोयल है इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड लेयर्स होती हैं ये, और ये हेल्प करती हैं हमें फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस में इन्हें हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका क्या क्या काम है। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग और सोम का मतलब होता है बॉडी, यानी बॉडी की स्प्लिटिंग करना। अब इसमें क्या है कि इट इज़ अ सिंगल सेल मेम्ब्रेन, यानी ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल लेयर होती है। ठीक है, बाउंडेड ऑर्गेनली होती है, ये स्फीयर शेप होता है यानी सर्कुलर शेप की होती है। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करता है बायोमोलिक्यूल्स की बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, और ये बायोमोलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेन 50 हाइड्रोलिटिक सेकेंड, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और जो इनर पार्ट होता है उसका वो ल्यूमेन कहलाता है, इनर पार्ट को ल्यूमेन कहते हैं, और इसमें सैकलाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलिटिक, जिनमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा साइज इज़ अबाउट 0.1 मिलीमीटर टू 0.6 मिलीमीटर नहीं, माइक्रोमीटर। ओके, माइक्रोमीटर का इनका साइज़ होता है। अब इसके अलावा अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो जो इनका फंक्शन है वो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। अब इसमें सबसे फर्स्ट फंक्शन जो है वो है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन मीन यानी सेल के अंदर जो डाइजेशन हो रही है वो कैसे होगी। इफ़ सेल इंटैक्ट लिक्विड पार्टिकल कॉल्ड पिनोसाइट, अगर सेल कोई लिक्विड पार्टिकल इंगल्फ कर रहा है तो वो हमारे पास होगा पिनोसाइटोसिस। और इफ़ द सेल इनटेक्स सॉलिड पार्टिकल इनसाइड इट इज़ नॉन एज अ फेगोसाइटोसिस। ठीक है, साइटोसिस मीन होता है कि इंगल्फ करना, यानी सेल जो है वो अपने अंदर ले रहा है। इन्वेजिनेशन ऑफ सेल अकर्स ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन एंड फिलामेंट, यानी ये एक सेल है
जब ये इन्वेड करता है ना ऐसे करके, जब इसको कोई पार्टिकल दिखता है, ऐसा पार्टिकल सॉलिड हो या लिक्विड हो जिसको इसने इनगल्फ करना है, जो हमारी बॉडी के लिए यानी ठीक नहीं है, तो इसको इनगल्फ करने के लिए इसकी मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे इन्वेड हो जाती है इस तरह करके, यानी अंदर की तरफ ढस जाती है। तो ये जो इन्वेजन होती है ये क्यों होती है? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो कि हमारे मसल्स में मौजूद होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ओके, इसके अलावा ये देखें, अगर ये पार्टिकल अंदर इंटर हो रहा है तो इंटर होने के बाद इसके साथ क्या हो रहा है? इंटर होने के बाद ये जो हमारे पास मौजूद है ये है लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम इन्हें कहा जाता है जब ये यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही ये आकर बाइंड होते हैं तो ये बना लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? जो इन्वेडर पार्टिकल इंटर हुआ है सेल के अंदर। अब सेल को पता है कि ये पार्टिकल मेरे लिए ठीक नहीं है या फिर ये वेस्ट मटेरियल है, इसको हमने रिमूव आउट करवाना है बॉडी से, तो उस वक्त लाइसोसोम आकर इससे बाउंड होता है और सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेता है। और सेकेंडरी लाइसोसोम जैसे ही सेल की वॉल के पास आता है और वहाँ से रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद अंदर का जितना भी पार्टिकल उसने वो इंगल्फ किया होता है, जो ख़राब सेल था या जो भी चीज़ थी, और वो एक्सक्रीट आउट कर देता है, और इस अमल को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, यानी सिंपल अगर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी में अगर कोई सेल ख़राब हो जाता है, हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ जो कि बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है, जैसे एंटीजेंस वगैरह होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रही है, तो ये सेल जो है वो ख़ुद को इन्वेड करते हैं, यानी अपनी सेल मेम्ब्रेन को इस तरह टर्न करते हैं, और जैसे एक चीज़ किसी को खा जाती है वो काम ये करते हैं। तो वो उस इन्वेडर को, यानी वो जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल समझ लें ये हमें नुकसान दे रहा था, ये इसको इनगल्फ करेगा, इसके अंदर मौजूद होंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम होगा कि अपने अंदर के केमिकल को इसके अंदर एडजस्ट करना और उसको ब्लास्ट कर देना। अब वो कैसे करेगा? जब इस पार्टिकल के साथ ये कंबाइन होगा, जैसे ही ये दोनों कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, तो लाइसोसोम अपने सारे जो केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो इस बायोमोलिक्यूल के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही ये इसके अंदर आता है तो एक वेजिकल बन जाता है। अब वो एक वेजिकल जो है वो यहाँ पे जब आएगा सेल की वॉल पर, तो यहाँ से रप्चर होकर इस तरह रप्चर होगा कि ये सारे पार्टिकल अंदर के बाहर निकल आएंगे, और इस अमल को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, आई होप कि आपको को क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट इसमें आपने याद रखना है कि अगर जो पार्टिकल है, ठीक है, जो इंटर हुआ है, पार्टिकल अकर्स थ्रू ऑटोफैगोसाइटोसिस। ऑटोफैगोसाइटोसिस हम आगे पढ़ेंगे भी, ये हमारे पास आगे नेक्स्ट फंक्शन है। ऑटोफैगोसाइटोसिस के ज़रिए अगर कोई पार्टिकल इंटर हो रहा है तो वो वैक्यूल हमारे पास क्या कहलाएगा? जो वैक्यूल हमारे पास बन रहा है वो कहलाएगा फैगोसोम। लेकिन इफ़ थ्रू दी फैगोसाइटोसिस, अगर फैगोसाइटोसिस कोई पार्टिकल इंटर हुआ है तो उसका जो वैक्यूल बनेगा वो कहलाएगा फैगोसोम। ठीक है, यानी ये अगर फैगोसाइटोसिस हमने पढ़ा था, तो फैगोसाइटोसिस की मदद से जब ये पार्टिकल अंदर हुआ है और इस लाइसोसोम के साथ मिलकर एक वैक्यूल बनाया है, तो ये वैक्यूल हमारे पास क्या कहलाएगा? फैगोसोम। लेकिन जब हम ऑटोफैगी में बात करेंगे तो उसमें ये क्या कहलाएगा? फैगोसोम। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं जी। इफ़ पार्टिकल इनटेक थ्रू एंडोसाइटोसिस, थर्ड क्या है कि अगर एंडोसाइटोसिस के थ्रू अगर कोई पार्टिकल इंटर हो रहा है और वैक्यूल बना रहा है तो वो वैक्यूल होगा एंडोसोम। सो नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है हमारे पास वो है ऑटोफैगी। ठीक है, यानी जो हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम, उसका सेकंड फंक्शन है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या होता है? इफ़ इन द सेल, ऑटो में होता है खुद ब खुद, ठीक है, इफ़ इन द सेल देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलीज डेवलप दी लाइसोसोम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताया कि जब माइटोकॉन्ड्रिया अपने नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास लाइसोसोम मौजूद होते हैं जो उनकी क्वांटिटी को कम करें, क्योंकि हमारी बॉडी में एक हद तक माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से लाइसोसोम जो है वो, जिस तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये हमारा लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होगा और एक वेजिकल बना लेगा, यानी अपने सारे जो केमिकल्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंजेक्ट कर देगा, और उसके बाद ब्लास्ट होगा, रप्चर होकर ये सारे पार्टिकल्स को रिमूव आउट, यानी जो एंगल्फ किया हुआ उसने माइटोकॉन्ड्रिया जो खा गया है उसको रिमूव आउट करा देगा। तो ये होती है हमारे पास ऑटोफैगी, यानी अपने ही सेल्स को जो ज़्यादा हो गए हैं उनको रप्चर कर देना, उनको हटा देना, रिमूव करवा देना। इसके बाद होता है रिमूवल ऑफ डेड सेल। जैसे हमारी बॉडी में अगर कोई सेल ऐसा है जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा है लाइसोसोम, ठीक है, और यहाँ पे इसको एक
सेल देखा जो कि बिल्कुल फंक्शनलेस है, जो कोई काम ही नहीं कर रहा, जिसका मतलब जो डेथ हो चुकी है जिसकी, तो ये लाइसोसोम जाकर उसके साथ बाउंड होता है, बाउंड होकर उसको अंदर इनगल्फ कर लेता है, इनगल्फ करने के बाद अपने जो केमिकल्स हैं उसके अंदर इंसर्ट करता है, और इंसर्ट करने के बाद वही होता है कि वेजिकल बन गया और रिमूव आउट करवा देता है, ये डाइजेस्ट आउट कर देता है डेड सेल्स को भी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर इसका फंक्शन देखें, नेक्स्ट इसका फंक्शन बताया हुआ है रोल इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या हेल्प करता है, जैसे टैडपोल जो है वो इमेच्योर फ्रॉग होता है जिसकी टेल होती है, ठीक है, हैविंग अ टेल, बट व्हेन इट मेच्योर, लेकिन जब मेच्योर होता है तो उस फ्रॉग बन जाता है और उसकी टेल नहीं होती, ड्यू टू द लाइसोसोम, लाइसोसोम की वजह से, क्योंकि लाइसोसोम जो होता है ना वो बॉडी के जो ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि यूजेबल नहीं होते, यानी जिसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, यानी जो ऐसे हैं कि जो फंक्शनलेस हो चुके हैं, उनको भी ये रिमूव आउट करवा देता है, उसको डीजेनरेट कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और यहाँ पे स्टेटमेंट बताइए, डिग्रेड द टेल ऑफ टेडपोल। ये फिनोमेना किसने दिया था, व्यूअर एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताया था कि ये डिग्रेड कर देता है टेडपोल की टेल को। इसके अलावा इसका अगला फंक्शन है रोल ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस क्या होता है, कंट्रोल बाय पैराथायरॉयड हार्मोन, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन से इसको कंट्रोल, ऑस्टियोजेनेसिस को कंट्रोल किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ बोन सेल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट, ऑस्टियोक्लास्ट, यानी ये बहुत सी बोन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। रोल प्ले इन द बोन डिस्ट्रीब्यूशन, बोन की डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प करता है। ऑस्टियो मीन बोन होता है, ठीक है, जेनेसिस मीन होता है बनना, यानी बोन की बनने में भी ये हेल्प करता है। ऑटोलाइसिस इन कार्टिलेज एंड बोन टिश्यूज़, यानी ये बोन टिश्यूज़ और जो कार्टिलेज होती हैं उनमें ऑटोलाइसिस कर देता है। ऑटोलाइसिस क्या होता है, एक्सेस ऑफ विटामिन ए कॉजेज अ सेल पॉइजनिंग, यानी अगर विटामिन ए बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो सेल पॉइजनिंग क्रिएट करता है। आफ्टर दैट लाइसोसोम बिकम रैप्चर, लाइसोसोम रैप्चर हो जाता है। डिस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बोन एंड कार्टिलेज अकर्स बाय द लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, यानी स्पर्म का जो हेड होता है हैविंग लाइसोसोम, स्पर्म का जो हेड होता है, जैसे ये एक स्पर्म है तो इसके हेड पर मौजूद होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम एंजाइम जो है वो हेल्प करता है इन द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवा, यानी पेनिट्रेशन यानी ओवा की तरफ जाने में स्पर्म की हेल्प करता है। ओके, इसके बाद क्या लिखा है, एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोक्सीडेज। हाइड्रोक्सीडेज जो है वो एक तरह का एंजाइम है, यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, हाइड्रोक्सीजन, ये कंटेन करता है एक्रोसोम्स। और डिस्पर्स स्पर्म सेल अराउंड दी oocytes, ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन है जो मैंने लिख दी है। इसके अलावा लिखा है कि प्रोटीएज, प्रोटीएज भी एक तरह का एंजाइम है जो कि लेयर अराउंड ओवा, जो कि ओवा के अराउंड एक लेयर होती है जोना पेनिनोसिडा, उसको डाइजेस्ट आउट कर देता है बाय दी प्रोटीएज एंड मेक चैनल फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म, यानी जो हमारे पास ओवा है, एग है, उसके अराउंड जो जोना पेनिसिडा लेयर होती है उसको ये रैप्चर करता है ताकि जो स्पर्म है वो एग के अंदर इंटर हो जाए। सो प्रोटीएज एंजाइम उसे कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लाइसोसोम के माल फंक्शन के बारे में पढ़ें तो इसमें डिजीज़ हैं कुछ, एक है पॉन्स डिजीज़ है जो कि ग्लाइकोजन नॉट डाइजेस्टेड, यानी जिसके लाइसोसोम जो है वो ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती है। सेकंड जो है वो ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग ऑफ लेयर ऑफ एपिडर्मिस, यानी जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो या तो पीलिंग हो जाती है उसमें या ब्लिस्टरिंग हो जाती है डायरेक्टली एक्सपोजर बाय द सन की वजह से, यानी जब लाइसोसोम रैप्चर होते हैं तो जैसे ही आप सन में एक्सपोज हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन पर पीलिंग हो जाती है। इसके अलावा टेल सेक्ट डिजीज़ जो है, टेल सेक्ट डिजीज़ जो है वो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लिपिड, लिपिड की एब्सेंस की वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो लिपिड को डाइजेस्ट आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, इम्पेयरमेंट कर देते हैं ब्रेन की, ठीक है। ये कुछ माल फंक्शन से यानी डिजीजेस थी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। आप लोगों को पता होगा कि न्यूक्लियस जो है वो मेन हमारी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। और ये 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया था कि इसकी आउटर और इनर दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन हैविंग राइबोसोम, राइबोसोम्स जो है मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ ये अटैच हुआ हुआ होता है, जो कि हमने पढ़ा भी था अभी।
और इसके अलावा न्यूक्लियोलस इज़ अ राइबोसोम प्रोटीन होती है, ठीक है, वो भी अभी हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये किसके बारे में बात हो रही है। इसके अलावा अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बता भी दूँ, जो ड्रॉ किया गया है उसमें जो हमारे पास ये एक पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, यानी ये न्यूक्लियस जो है वो क्लोज था पहले। ये देखें कि इसकी ओपन स्टेट है, इसके अंदर यहाँ पर जो ये मौजूद है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस में मौजूद होते हैं RRNA और RDNA, ठीक है, राइबोसोमल RNA और राइबोसोमल DNA। और इसके अलावा फ्रॉम राइबोसोम प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करना। नेक्स्ट इसमें जो पोर्स बताए गए हैं, यानी जो हमारा न्यूक्लियस है इसके बाहर यहाँ पर देखें, अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो ये पोर्स हैं, ठीक है, होल्स मौजूद होते हैं। इन होल्स का काम होता है कि जो हमारे मतलब न्यूक्लियस के अंदर किसी चीज़ को आना है, जैसे कोई भी लिक्विड है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो इंटर होना चाह रही है, तो वो इन होल्स के ज़रिए न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो सकती है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जो कि वैसे इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन भी बताई गई है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन को शो किया गया और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन को शो किया गया, ठीक है। और ये प्रोटीन्स की बनी होती हैं, न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं इनके ऊपर, जो मैंने अभी डिस्कस कर दिए। इनमें राइबोसोम भी होता है, DNA भी होता है, जो कि न्यूक्लियोलस कहलाता है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पूरा एक मटेरियल है इसमें पूरा RNA का गुच्छा मौजूद होता है, ठीक है। RNA पूरा एक गुच्छे की फॉर्म में होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और क्रोमेटिन, अगर हम क्रोमेटिन मटीरियल की बात करें तो क्रोमेटिन मटीरियल क्या होगा इसमें? क्रोमेटिन मटीरियल जो है वो होता है हमारे पास जीन, क्रोमोसोम और DNA, यानी DNA तो ऑलरेडी हमने बता दिया, लेकिन क्रोमेटिन मटेरियल यही होता है, इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। ये ज़रा क्रोमोसोम के बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जिन्हें कहा जाता है। इसका एक Q आर्म होता है, एक P आर्म होता है। सेंटर में जो ये पार्ट होता है इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जिसकी मदद से ये दोनों हाफ जो हैं वो एक साथ बाउंड होते हैं। जैसे एक कैंची की फॉर्म होती है सीज़र, उसी की तरह बीच में एक स्क्रू लगा होता है और वही फॉर्म ये क्रोमोसोम कहलाता है। क्रोमोसोम के अंदर इस तरह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम DNA कहते हैं। और इस DNA के ऊपर यहाँ मौजूद होते हैं जीन्स, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे जो कि बताना ज़रूरी था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है DNA और RNA। DNA और RNA जो है वो न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं, ठीक है। DNA को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है और RNA को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। DNA जो है वो पॉलीमर होता है, मेड अप ऑफ मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर से बना होता है। इसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक रिचर्ड ने 1869 में, ठीक है। हेरिडिटरी मटीरियल होता है क्योंकि इसमें जीन मौजूद होता है और जीन हेरिडिटरी मटीरियल है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपाउंड होते हैं, एक शुगर, फॉस्फेट शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो वो 4 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 होती है हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। ACTG, जी, ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेसेस होती हैं। और इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है, ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। और जो हमारा DNA का स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियोटाइड से ही बना हुआ होता है। और इसके बाद DNA का स्ट्रक्चर अगर हम कहें कि वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेलिकल यानी लाइक दिस, जो अभी ऊपर मैंने बनाकर भी दिखाया है, तो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और अब DNA और RNA में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है, इंस्टेड ऑफ थायमिन हैविंग यूरासिल। जैसे उसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन था DNA में, लेकिन RNA में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन की जगह यूरासिल होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस है और सारी चीज़ें ऐसी ही हैं। लेकिन जो RNA है वो हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, ठीक है, उसके साथ जीन नहीं होता, ये मैसेज कन्वे करता है प्रोटीन बनाने का। इसके अलावा जो टाइप्स हैं वो है मैसेंजर RNA, ठीक है, जो मैसेज पहुंचाता है DNA से
मैसेज लेता है और मैसेंजर आरएनए बनकर राइबोसोम को देता है, और इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये मेक करता है प्रोटीन को। प्रोटीन की जब प्रोटीन बनाता है तो उसको हम उस अमल को कहते हैं ट्रांसलेशन, इन विच द ट्रांसफ़र आरएनए जो टीआरएनए होता है, ट्रांसलेशन आरएनए कैरी आउट ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोमल आरएनए मेक द राइबोसोम। ठीक है, यानी जो मैसेंजर आरएनए, अगर मैं इसका सिंपली बता दूँ, फॉर एग्जांपल डीएनए जो है वो मैसेज के थ्रू, यानी मैसेंजर आरएनए के थ्रू एक मैसेज देता है राइबोसोम को कि प्रोटीन तैयार करनी है। राइबोसोम के पास मौजूद होते हैं ट्रांसलेशन आरएनए। ट्रांसलेशन आरएनए उस जो कोड भेजा गया था, मैसेज दिया गया था, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन करने के बाद जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम उस प्रोटीन को बनाते हैं। प्रोटीन को बनाकर एंड गोल्गाई बॉडी को देते हैं, और गोल्गाई बॉडी जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये सारा काम जो है वो हमारे राइबोसोम, डीएनए और ये सारी मटेरियल कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये CSS के पेपर 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। प्लांट सेल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, जबकि बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्लांट सेल माइटोसिस, सेल डिवीजन अकर्स होती है, बट नो सेल डिवीजन अकर्स, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बाइनरी फ्यूजन इनमें होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो प्लांट सेल्स हैं हैविंग न्यूक्लियस, बट जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें जो है सेल वॉल मेडअप ऑफ सेलुलोज, बट सेल वॉल मेडअप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो हमने पढ़ा भी था। इसके अलावा मेम्ब्रेन जो होती है वो बाउंडेड ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसमें जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बाउंडेड ऑर्गेनली नहीं होती। तो ये कुछ डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।